ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। सो दिस इज हाउ डू यू हैंडल अ सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट। कोई अगर सीरियस ADE आती है या एडवर्स इवेंट रिपोर्ट आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पेशेंट की सेफ्टी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे पेशेंट की सेफ्टी के लिए। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी सीरियस कंडीशन आती है तो आप उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू डू नॉट वांट कि बाकी और पेशेंट्स के साथ भी वो चीज़ें रिपीट हों। तो सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे, आप इमीडिएटली प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे। कैसे? आप डॉक्यूमेंट करेंगे सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद आप उसकी सीरियसनेस रिपोर्ट करेंगे। और अगर किसी ड्रग की वजह से, किसी रिएक्शन की वजह से कैजुअलिटी हुई है तो वो कैजुअलिटी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड नॉट हाइड इट, कैजुअलिटी को रिपोर्ट करना ही पड़ता है। कंपनीज को अगर उतना सीरियस कंडीशन है नोटिफाई करना पड़ता है। स्टेक होल्डर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, जो भी मेडिसिन कंपनी का आप टीवी हैंडल कर रहे हो, आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। आपको उसकी सीरियसनेस एसेस करनी पड़ेगी। आपको सारी रेगुलेटरी बॉडीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वहाँ सब तक ये इन्फॉर्मेशन जानी ही जानी चाहिए। और ये सारा काम ऑब्वियसली आपका नहीं होगा, आपको एक इशू रेज करना पड़ेगा कि दिस इज अ सीरियस केस एंड दिस हैज टू बी नोटिफाइड एंड प्रॉपर एक्शन होगा। अगर सीरियस ड्रग का रिएक्शन नोट हुआ है, कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, एंड उसके बाद आपने जब रिपोर्ट कराई है रेगुलेटरी बॉडीज को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, फिर आप प्रॉपर फॉलोअप, अगर वो इनिशिएट करते हैं फॉलोअप तो आपको प्रॉपर फॉलोअप उसमें रिपोर्ट करना है। और सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस केस की प्रोवाइड करनी है, विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेबलिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसा होता है कि एक बैच होता है दवाई का जो प्रॉब्लमैटिक होता है, मार्केट में लॉन्च हो गया होता है किसी वजह से, हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ सर्टेन बैच रिवोक करे गए मार्केट से। बहुत बार न्यूज़ सुना होगा, इंडिया में तो कम सुना होगा, हो सकता है इंटरनेशनली बहुत बार ये न्यूज़ सुनी गई है कि मेजर बैचेस को रिवोक करा गया है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन मिला था, तो विच कुड लीड टू सीरियस हेल्थ कंडीशन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों को की लाइफ भी लॉस हुआ है, लाइफ लॉस हुआ है बेबीज का या बहुत सारी कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन में, हम उसमें डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड फार्माकोविजिलेंस सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक अच्छा फार्माकोविजिलेंस सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला, ये बहुत ही अच्छा आंसर है, आप पॉइंट वाइज बता सकते हो। एफिशिएंटली आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, एफिशिएंटली डेटा मैनेज कर रहे हो, एफिशिएंटली डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। तो एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप एफिशिएंटली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसे मैनेज करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। टाइम टू टाइम आप रिस्क असेस करते हैं, सेकंड पॉइंट हो गया। टाइमली रिस्क असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द एडवर्स इवेंट्स, मतलब टाइम टू टाइम आप रिस्क को असेस करें। ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रग को मार्केट में लॉन्च हुआ, आपने कुछ समय तक उसके एडवर्स रिएक्शंस नोट करे, उसके बाद यू फॉरगेट अबाउट इट। सो दैट इज नॉट हाउ इट गोज, बिकॉज जीनोम हमारा कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस आते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट कर रही होती है। तो हो सकता है फॉर द सेम ड्रग योर बॉडी इज नाउ रिएक्टिंग डिफरेंटली, तो हो सकता है वो एक सीरियस एडवर्स रिएक्शन भी रिपोर्ट करे, राइट। तो इसलिए टाइमली असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगेन हम डिटेल्ड बात कर सकते हैं इन क्वेश्चंस पे। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस का अलग से वीडियो चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या हुआ इसका, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है आपके पास, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ ड्रग नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का विजिलेंस होता है, होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हैं आप एंड कोलैबोरेट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। जिसने इन्वेस्ट करा है उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि उनकी ड्रग कैसा कर रही है मार्केट में, उनका प्रोडक्ट कैसा कर रहा है मार्केट में। एंड देन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर हाइडिंग दैट, इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दैट, तो आपकी ड्रग बैन भी हो सकती है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप सारे रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वुड यू एंश्योर कंप्लायंस विद द फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशंस। तो आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर भी रहा है क्या नहीं। तो ऑल इन ऑल ये बहुत ही एक सीरियस जो हायर पोस्ट है उनका काम है, आपका उतना नहीं है। पर हाँ, अगर आपने इग्नोर किया, रिपोर्ट करना आपका काम है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप ये बोलेंगे कि आई विल बी अपडेटेड। जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस आ रही हैं, जो फार्माकोविजिलेंस की रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, तो आई हैव टू स्टे अपडेटेड ऑन दैट। आई हैव टू इम्प्लीमेंट कि जो फार्माकोविजिलेंस प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं, और प्रॉपर स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं फार्माकोविजिलेंस प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के लिए। रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपका एक अच्छा फार्माकोविजिलेंस रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करने के लिए, राइट।
तो अगेन 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स इन फार्माकोविजिलेंस। तो ऐसे कौन से आप स्टेप्स लेंगे कि मेडिकेशन एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए फार्माकोविजिलेंस में। ये भी होता है कि हम लोग उस चीज़ को ठीक से एंट्री ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको लिखना है कि हम प्रॉपर तरह से जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उन्हें हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे, उन्हें प्रॉपरली हम डेटा एंट्री, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एक केस आया 43 ईयर पेशेंट सो एंड सो, आपने डेटा एंटर करते करते लिख दिया 4 ईयर ओल्ड पेशेंट, तो वो पूरा केस ही चेंज हो गया। उसमें एक अडल्ट की बात हुई थी और आप एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, उस केस का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। या हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस था और उसकी एंट्री ही नहीं हुई, इम्प्रॉपर, कुछ डेटा मिस हो गया, कुछ डेटा आपने रिपोर्ट ही नहीं करा, तो आपको ये देखना है कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है। क्या आंसर देंगे, आई हैव टू चेक दैट देयर इज प्रॉपर डेटा एंट्री, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं, स्टाफ मेंबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, नए नए सेफ्टी प्रैक्टिसेस के हिसाब से, रेगुलरली ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, एरर्स को रिपोर्ट करा जा रहा है कि नहीं, है ना, रेगुलरली रिव्यू हो रहे हैं कि नहीं, ऑडिट्स हो रहे हैं कि नहीं। अगेन काफी सिमिलर आंसर है, और ये काफी सारा प्रोसेस जो आपका टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेटेड है या नहीं। तो आप देखोगे जो भी पीवी जॉब्स होते हैं वहां पे क्या हो रहा होता है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, क्योंकि अगेन इफ अ ह्यूमन इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दैट, यू कैन नॉट एसेस, आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाओगे सीरियसनेस ऑफ द एडवर्स रिएक्शन। अगर 10,000 लोगों का डेटा आप कैसे एनालाइज करोगे कि वो ड्रग मार्केट में कैसा कर रही है। तो ऑब्वियसली ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर होने बहुत जरूरी है, डेटा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, डेटा मैनेजमेंट रिस्क उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सारे डेटा मैनेजमेंट के टूल्स यूज होंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस। आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे कि कौन सी एडवर्स इवेंट रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट हो रही है कि नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि नहीं। तो उसमें ये डिपेंड करेगा आप किसको इन्वेस्टिगेट करोगे। अगर कोई भी सीवियरिटी है, ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आता है जो सीवियर केसेस रिपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कैजुअलिटीज रिपोर्ट कर रहा है, हो सकता है बहुत सीरियस कंडीशन हो गई है पेशेंट की एडवर्स रिएक्शन की वजह से, हो सकता है तो ये कंडीशन बहुत सारे पेशेंट्स में दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट है, कितना फ्रीक्वेंसी। अगर 1000 लोगों का आपके पास डेटा है, उसमें से अगर 200 लोग या 150 लोग या नंबर्स अगर ज्यादा है, वो सेम चीज आपको, वो सेम सीवियरिटी आपको बहुत केसेस में दिख रही है, तो ऑब्वियसली आपको ड्रग पे उसको रिपोर्ट करना ही करना, एनी हाउ रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। पर ये चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, कितना इम्पैक्ट है पेशेंट सेफ्टी में, मतलब अगर रिस्क टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं तो कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो पेशेंट की सेफ्टी को। लेटेस्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक प्रायोरिटी है। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोई भी केस को रिपोर्ट करने के लिए वो रेगुलेटरी गाइडलाइन से कंप्लाई करते हैं आपकी नहीं कर रही है ड्रग, है ना, अगर कितना कर रही है। देन बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन के टाइम, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी है। रिस्क बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, कितना रिस्क है, कितना अर्जेंट है, कितना सीरियस है, कितना प्रॉम्प्टली आपको उसको इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करना है। सो ऑल ऑफ दैट इज कंसिडर्ड। तो आई होप ये आपको ठीक लगे क्वेश्चंस, जो मेरे हिसाब से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई हैव टॉक टू मेनी पीपल, बहुत लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी इस फील्ड में हु आर हायरिंग, they also, and from the students, my students who are working, so these are the questions which are put up. So for a B Pharm fresher और for an M Pharm fresher जो भी फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फार्माकोविजिलेंस जॉब स्विच कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। So please do go through them and then we can discuss these questions in detail also in later videos. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you everyone.